ठीक है ना। हाँ, उससे पहले अगर तुम चाहो तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वरना उसके बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, उसके बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ओब्लिक कोलिजन पे आ जाओ। ओब्लिक कोलिजन में मान लो बच्चों आपके पास एक बॉल है, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लो बच्चों आपके पास एक बॉल है, ठीक है, मास m की है, इसका मास है m2, और इस डायरेक्शन में चली हुई आ रही है। किस वेलोसिटी से? u2 वेलोसिटी से। कितने एंगल पे? मैं बोलूंगा थीटा एंगल पे। दूसरा, m1, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ये मास m1 u1 वेलोसिटी से। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा 1, या हम मान लेते हैं थीटा। अब बच्चों जब ये आएगा, ऐसे दोनों आके यहां पे स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो देखना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ऐसे कोलाइड कर गया, ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इनका ओब्लिक कोलिजन हुआ है। अब मान लो आफ्टर कोलिजन ये ऐसे चली जाती है और ये इधर आ जाती है। समझ में आया? हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो, मान लो आफ्टर कोलिजन ये ऐसे चली जाती है। इसका थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ कर दे तो मैं ऐसे करूंगा कि मान लो आफ्टर कोलिजन ये ऐसे चली जाती है, ऐसे बना देता हूं। हाँ, ये थीटा तो ये भी थीटा। मैं इसको मान लेता हूं कि आफ्टर कोलिजन गई विद वेलोसिटी v2, और ये विद वेलोसिटी v1। ठीक है, ये और ये एंगल, इसका नाम हमने डाल दिया थीटा 1 विद हॉरिजॉन्टल, और ये थीटा 2 विद हॉरिजॉन्टल। समझ में आया? हाँ, तो बच्चों ध्यान से देखना, हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे दो डायरेक्शन के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो मोमेंटम कंजर्वेशन किधर लगाएंगे? अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। हाँ,
तो बच्चों ध्यान से देखना, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस लगाओगे तो इस दोनों मास बॉडी की बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी इनिशियल इज टू पी फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस। इसका क्या होगा, m1u1 प्लस इसका होगा m2u2 कोस थीटा इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या होगा, ये मास m2 है, इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या आएगी, v1 कोस थीटा। तो मास m1 है, इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में आएगी v1 कोस थीटा 1 प्लस ये इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या आएगी, m2 v2 कोस थीटा 2। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। अब हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, तो वाई एक्सिस में बच्चों देखो इसका मोमेंटम क्या आएगा, इधर इधर mu2 है तो इधर आएगा मोमेंटम, ध्यान से देखना, m2, समझना अच्छे से और देखना, m2 u2 कोस थीटा, इधर क्या आएगा मोमेंटम, m2 u2 साइन थीटा। ध्यान से देखना बच्चों, इस डायरेक्शन को लगा अगर आप पॉजिटिव ले लेते हो तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी या मोमेंटम को नेगेटिव लेना, इस डायरेक्शन के मोमेंटम या उसको वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेते हो तो इस डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और इसका इधर कोई मोमेंटम नहीं है, तो P इनिशियल इज टू P फाइनल अलोंग y। तो इसका y के अलोंग मोमेंटम क्या आएगा, 0। इसका क्या आएगा, माइनस m2 u2 साइन थीटा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन है और ये वर्टिकल, ठीक है ना। हाँ, तो ये अगर m2 मास है तो इधर आएगा m2 v2 कोस थीटा 2, इधर आएगा m2 v2 साइन थीटा 2। इसका भी कैसे आएगा, ये m1 था ना, इधर m1 था, और वेलोसिटी क्या थी, v1। तो इसका इधर का मोमेंटम आएगा m1 v1 कोस थीटा 1 और इधर आएगा m1 v1 साइन थीटा 1 नेगेटिव में। समझ में आया, तो लिख लो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हो तो 0 माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, इसका मोमेंटम इनिशियल, फाइनल मोमेंटम देखो इसका क्या आएगा, माइनस m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों, अरे आया क्या, आया ना। बस तो फिर हमारे पास दो इक्वेशन बन गई मोमेंटम कंजर्वेशन की। अब बच्चों तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, अब हम करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, दिस इज व्हाट, oblique collision perfectly elastic।
समझ में आ गया? जब ओब्लिक कोलिजन हो चाहे कैसा कोलिजन, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है। एनर्जी कंजर्वेशन में डायरेक्ट वेलोसिटी लिख लेना, क्योंकि वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। कभी उसमें भी कंपोनेंट बनाने लग जाओ तो 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। समझ में आ गया? ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है ना बच्चों? हाँ, फिर आपसे चाहे कुछ भी पूछा जाए आप सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओब्लिक कोलिजन में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। याद रखना, ओब्लिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन तो डायरेक्टली लगा लोगे, बट मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते टाइम आपको अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आ रहा है नहीं आ रहा? बस तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन करना है। किसका रीजन? मानसी। अच्छा, लेकिन ये रीजन क्यों है इसका कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा? मानसी सुनो, मोमेंटम एक वेक्टर हाँ हाँ। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्स एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में ही ट्रांसफर होगा फाइनली, और वाई एक्सिस का इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस में ही ट्रांसफर होगा फाइनली। तो चेंज जो आएगा वो एक्स का एक्स में आएगा, वाई का वाई में आएगा, मोमेंटम का चेंज। एक्स एक्सिस का मोमेंटम कभी वाई एक्सिस के मोमेंटम में ट्रांसफर नहीं होगा, या उसके मोमेंटम को चेंज कभी नहीं करेगा। एक्स एक्सिस का मोमेंटम याद रखना वाई एक्सिस के मोमेंटम को कभी चेंज नहीं करेगा, और वाई एक्सिस का मोमेंटम एक्स एक्सिस के मोमेंटम को कभी चेंज नहीं करेगा। समझे ना? अगर एक कंजर्व रहेंगे तो एक्स का एक्स में कंजर्व रहेगा और वाई का वाई में कंजर्व रहेगा। ऐसा नहीं है तुम एक्स का एक्स में कंजर्व ना करके तुम किसी और में कर दो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर एक्स एक्सिस का है मोमेंटम इनिशियल इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में है, तो फाइनली जो मोमेंटम लोगे वो वाई एक्सिस में जीरो आएगा। याद रखना कैसे, मैं बताता हूं थोड़ा, देखो ध्यान से। मान लो एक पार्टिकल है, वो u1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, एक पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, कोलिजन के बाद एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो इनका जो वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। तो फाइनली वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम और इसके मोमेंटम का सम करोगे वो भी जीरो आएगा, मतलब नेट जीरो। जितना इसका वाई का इस डायरेक्शन में होगा उतना ही वाई का इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा वाई का, इक्वल और अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, वो हो सकता है कि सर पहले तो एक्स एक्सिस में मोमेंटम था ही नहीं और अब वाई एक्सिस में मोमेंटम आ गया इंडिविजुअल का आया है, बट नेट जीरो अभी भी, नेट जीरो अभी भी है। देखो ध्यान से, m1u1 ये आ रहा है, टकरा के एक इधर चला गया और दूसरा पार्टिकल ऐसे चला गया, तो इसका वर्टिकल ये मोमेंटम हो गया और इसका ये हो गया। आप बोलोगे सर इनिशियली तो वाई में मोमेंटम था नहीं, फाइनली वाई में मोमेंटम आया। मैं बोलूंगा नहीं, नेट तो अभी भी जीरो है, इन दोनों का सम करके देख लो वाई में। समझ में आया नहीं आया? तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअली आप सोच रहे हो तो आपका ये आंसर है, अगर नहीं सोच रहे हो तो सिंपल सी बात है, एक्स का अलग करना मोमेंटम कंजर्व, वाई का अलग करना। अगर इलास्टिक कोलिजन है ओब्लिक तो सिंपल सी बात है एनर्जी कंजर्वेशन भी करना है। ठीक है ना? हाँ, आगे चलते हैं, आ जाओ बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, याद रखना। कैसा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है।
हाँ, यहां पे हमारे पास एक मान लो बच्चों स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास क्या है m, और जिसकी वेलोसिटी है u। यस, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परफेक्टली इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। बच्चों ध्यान से समझना है क्वेश्चन। हमारे पास एक स्फीयर है रेडियस r1 का, जिसका मास है m। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था, रेडियस r1 का मास m है, ये रेडियस, और ये दूसरा है स्फीयर रेडियस r2 का, इसका भी मास क्या है m। ये आया और ये इसके साथ टकराया, टकराने के बाद क्योंकि ये रेस्ट पे था और ये आ रहा था, टकराने के बाद इनमें कोलिजन हुआ, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो गई। ये θ1 एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ v1 वेलोसिटी से चला गया, ये θ2 एंगल बना के हॉरिजॉन्टल के साथ v2 वेलोसिटी से आ गया। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली इनके बीच में ओब्लिक कोलिजन हुआ है, आपको पता है, ऐसे आया स्फीयर, यहाँ पे टकराया, ये एग्जैक्टली पहले ऐसे आ रहा था और ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, ये आके ऐसे टकराएगा इससे, है ना, तब इनकी वेलोसिटी जाएंगी। एग्जैक्टली क्वेश्चन ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन है, याद रखना। मतलब ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1 है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब आपसे क्या बोला जाएगा कि आफ्टर कोलिजन इन दोनों के बीच में जो डाइवर्जिंग एंगल होगा वो क्या होगा, मतलब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या होगी। इधर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो आप लोग क्या करोगे, आपको एक बात और ये डेटा दे दिया गया ताकि आप इस चीज को समझ जाओ कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो p है, और उस p की वैल्यू क्या आएगी, p इज लेस देन r1 प्लस r2, ठीक है। हाँ, और इस p को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। हाँ, तो आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आ रहा है यहां पे u1 वेलोसिटी से, तो आप जब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो पहले तो आप लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, आ जाओ लगाते हैं। आप लिखोगे m u1, m u1। अगर आप u1 ना लिखो तो इसको केवल u लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे भी क्या लिखना है u, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल मोमेंटम हो गया mu हॉरिजॉन्टल के अलोंग, या मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस के अलोंग। फाइनल क्या हो गया m v2 cos θ2 प्लस m v1 cos θ1। समझ में आया। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो बच्चों अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो वाई एक्सिस लगा के देखो, इनिशियल मोमेंटम क्या है 0, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, तो ये आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में m v1, ध्यान से समझना चीजों को, m v1, इसका मोमेंटम इधर होगा वाई एक्सिस के लोग, m v1 साइन θ1, इसका क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, वो मैं बताऊंगा, m v2 साइन θ2। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लोगे m v2 साइन θ2। इसका इधर मोमेंटम क्या आएगा, इधर मोमेंटम क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जब लिख लेंगे तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम लेंगे, तो ये आएगा m v1 साइन θ1, सॉरी कोस θ1, और इसका आएगा m v2 साइन कोस θ2। वर्टिकल के अलोंग लोगे तो ये लोगे m v1 साइन θ1 m
V2 साइन थीटा 2, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव। दो इक्वेशन आपके पास बन गई, बन गई ना, अच्छी बात है। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, ठीक है, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। ठीक है, स्क्वायर करो और ऐड करो, शाबाश। ये क्या आएगा इधर, m, m तो कॉमन ही निकाल के मार दो इस इक्वेशन में, ठीक है, और इस इक्वेशन में m कॉमन निकाल के इधर ले आओ, वो भी मर जाएगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो आपके पास डेटा आएगा, वो आएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को करना है ना, स्क्वायर करके ऐड, u स्क्वायर प्लस इसका क्या आएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर क्या आएगा, v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 v1 v2 कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। ठीक है, अब लोअर में, लोअर इक्वेशन में देखना, हाँ इसका भी स्क्वायर करना है, तो आप लिखोगे v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। अब ये ध्यान से देखो, माइनस साइन है तो आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। आ गया ना समझ में? हाँ, तो आपको इस चीजों का पूरा ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखना, आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, इधर तो यू स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर v2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा, केवल v2 स्क्वायर बचेगा, प्लस, और ध्यान से देखना, v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। ठीक है ना, तो इसका क्या बचेगा, ऐड करोगे तो v1 स्क्वायर। समझ में आया? अब ये बचेगा, केवल ये टर्म बच गई हमारे पास और ये बच गई, इसको क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ v1 v2 ट्वाइस ऑफ v1 v2 कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। समझ में आया? हाँ, तो हम लिखेंगे u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। तो ये आएगा कोस, ये फॉर्मूला होता है आपको पता हो तो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। नीट वालों समझ लो, तो यह आ जाएगा कोस ए प्लस बी, हाँ कि ना? तो आप लिखोगे कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। एक हमने इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। कौन सी? थर्ड इक्वेशन। अब हम बच्चों लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मास m है, वेलोसिटी u है, तो हाफ m u स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर। ये सब मैथ का ही खेल है भाई, अब पूरी मैनिपुलेशंस करनी होती है बस। यहां से आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है ये और ये बराबर है, तो जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो जीरो हो जाएगा। अरे उसको उधर लेके जाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा
पुट u स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास बचेगा क्या, 0 इक्वल्स टू 2v1 v2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आंसर है। जब इस तरह के क्वेश्चन आप डील कर सकते हो तो आप कैसा भी क्वेश्चन डील कर सकते हो ओब्लिक कोलिजन का। ये कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया है। ठीक है ना, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी आ जाओ। 1 यस, मैथ है और कुछ भी नहीं है। 2 3 ओके डन। आ जाओ तो स्टार्ट करें। आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं कोलिजन के ऊपर ही, ठीक है। हाँ, वो ओब्लिक पे तो हो चुका, मतलब ओब्लिक कोलिजन पे तो क्वेश्चन हो चुका है ना। कुछ थोड़े और कर लेते हैं। कुछ शाम को हो जाएंगे, काम हो जाएगा। आ जाओ बच्चों, देखो लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेड ऑन कोलिजन that can be elastic and inelastic. ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों मान लो हमारे पास एक 2 kg मास है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, दूसरा मास है 1 kg, ये कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। ई की वैल्यू है दोनों की 1/2। आपसे पूछा गया है फाइंड v1 एंड v2, फाइंड v1 एंड v2। जल्दी बताओ, शाबाश। तो देखो ध्यान से, आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या है, v1 इज टू पी इनिशियल m2e इंटू u2 माइनस u1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। पी इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा, इसका मोमेंटम क्या आएगा 2 इंटू 10 और ये आएगा 1 इंटू -5, ये इनिशियल मोमेंटम होगा। तो नेट आ जाएगा पी इनिशियल इक्वल्स टू प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये 15 आ गया प्लस 1 इंटू 1/2 u2 माइनस u1, u2 क्या है माइनस का 5, u1 क्या है प्लस का 10 अपॉन m1 प्लस m2 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 प्लस
माइनस का 10 माइनस का 15, अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस का 15/2 अपॉन 3 कर लोगे ना। आपको ये भी नहीं करना, मैं कहूंगा आपको तो केवल मैं बोलूंगा यहां तक क्वेश्चन लिखो बस, बाकी तो अपने आप सोल्व करना है। ई की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो बस, बात खत्म, सोल्व करते रहना आप। अब V2 निकालना है। V2 का आएगा P इनिशियल प्लस M1E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो 15 प्लस M1 की वैल्यू क्या आएगी 2, आगे ना। E की वैल्यू E, अब M1 की लिख दी तो U1 लिखो। U1 क्या आएगा प्लस का 10, U2 क्या आएगा U1 माइनस U2, तो U2 क्या आएगा U2 है। देखो ध्यान से, मैंने फिर से बोला था साइन कन्वेंशन, इधर पॉजिटिव लोगे तो वेलोसिटी इधर क्या लोगे नेगेटिव, तो माइनस का 5 अपॉन U1 माइनस U2, U2 हाँ M2, कभी कंफ्यूजन तो नहीं कर दिया है। M2 की वैल्यू कितनी पुट की 1, ये M2 है, तो यहां पे M1 लिखेंगे। ओके डन। कर लोगे या नहीं कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना ये क्वेश्चन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे देखो, आपके पास एक M मास की बॉडी है, U1 वेलोसिटी से जा रही है, दूसरी भी M मास की बॉडी है, U2 से जा रही है। आपको खुद ट्राई करना है, फाइंड V1 एंड V2 इफ E इज इक्वल टू 1। E की वैल्यू 1 कर देंगे तो V1 V2 की क्या आएगी, अगर E इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो V1 V2 की वैल्यू क्या आएगी। ट्राई करो, शाबाश, सोल्व करके बताओ मेरे को, 2 मिनट का टाइम है। देखो बच्चों, V1 की वैल्यू आएगी U2 के बराबर और V2 की वैल्यू आएगी U1 के बराबर। समझ में आया, आया नहीं आया। अरे वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं ना आफ्टर कोलिजन, अगर मास बराबर है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझ में आया नहीं आया। हाँ आ जाओ तो आगे चलते हैं। वन 1.5 आ रहा है किसका, अरे भाई किसकी बात कर रहा है 1.5। देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक मान लो पेंडुलम है, ये बोब है, ये बोब है जिसका मास क्या है m। ये मान लो इसकी लेंथ है r और ये रेस्ट पे अभी राइट नाउ। हमने क्या किया, एक बॉल ली जिसका मास m है और वेलोसिटी है u0, ठीक है। ये वेलोसिटी √2gr से कम है, u0 इज लेस देन √2gr। समझ में आया। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ये कितनी हाइट तक जाएगा टकराने के बाद में, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हो। मान लो ये बोल दे ई की वैल्यू ये है, तब भी कोलिजन होगा, बोल देगा आप बताओ ये कितनी हाइट तक जाएगा। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिजन प्लस वर्क पावर एनर्जी। समझ में आया। हाँ ये कोलिजन और वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। कई बार बच्चे बोलते सर इससे ऊपर चला गया तो, अरे इसलिए तो मैंने वेलोसिटी √2gr से कम बोल रखी है कि ये यहां इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना। हाँ क्योंकि इससे ऊपर जाएगा तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, फिर एच मैक्स भी और निकालना पड़ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ग्रेटर भी दे दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
जेई वालों कर सकते हो ना। अरे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर मान लो इससे ऊपर चला गया, फिर उसके बाद में स्लैग कर जाएगी रस्सी, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली हो जाएगी, फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऐसे जाएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। आपसे बोल दिया जाए फाइंड हाइट अप टू विच द बॉब ऑफ पेंडुलम विल रीच, फाइंड height up to which the bob of pendulum reach। समझ में आया? आया नहीं आया? मान लो आपके पास बच्चों, मान लो आपके पास एक बॉब है मास एम का, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा बॉब ऐसे हमने ओरिएंटल कर दिया, इसके साथ ही था, इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ एल है, रस्सी यहां से हमने रिलीज कर दिया। यहां से हमने क्या किया? रिलीज कर दिया। ये भी मास एम है, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई। तो आपसे बोल देगा बताओ ये किस हाइट तक जाएगा, सेकंड बॉब, तो बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? बता दोगे ना? अरे ये भी तो कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिजन एंड डब्ल्यूपी है, हाँ कि ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, अब आगे देखना। मान लो हमारे पास ये बॉब है, ठीक है, ये बॉब है, ये प्रोजेक्टाइल है, हमने थीटा एंगल से फेंका, ये जाके इसके लगा मैक्सिमम हाइट पे, फिर ये इसने वेलोसिटी एक्वायर की, ये फिर ऐसे जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द हाइट अप टू विच दिस बॉब विल रीच, तो कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, अरे कर लोगे या नहीं कर लोगे? मतलब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना। पहले देखो यहाँ पे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्टाइल, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन प्लस डब्ल्यूपी। मतलब मैं बात कहूं तो आपसे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेगा या वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्लस सेंटर ऑफ मास प्लस डब्ल्यूपी, और सेंटर ऑफ मास में भी कोलिजन, ठीक है, ओके। इसके बाद में बच्चों आपसे और भी पूछ सकता है, जैसे आपसे बोल दे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपके पास एक मास एम का ब्लॉक है, ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि आपने यहां से एक मास एम की बॉल फेंकी वी वेलोसिटी से, और वो भी एच हाइट से। आपसे पूछ लिया जाए फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो ना, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल लेना।
और थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा तो क्या पूछ लेगा, यहां से वेग दी, फिर पूछ लेगा बताओ एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे यही पूछ सकता है ना, बेस्ट तो फिर क्या दिक्कत है। आगे देखो और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, किस किस टाइप के क्वेश्चन। अभी मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, बस क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं जब भी आए। ध्यान से देखना बच्चों, ये ब्लॉक है मास एम का, और ये दूसरा है मास एम का। ये ब्लॉक वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, ई इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, और ये नेचुरल लेंथ पे है। आपसे पूछ ले फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, तो निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो या नहीं, बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, कर लोगे ना। बेस्ट तो फिर इसको डिफिकल्ट करने के लिए क्या पूछ लेगा, डिफिकल्ट करने के लिए इसको इंक्लाइन प्लेन पे इस सिस्टम को रख सकता है ऐसे, और यहां से दूसरा ब्लॉक आ रहा होगा, और डिफिकल्ट करने के लिए क्या कर देगा, वर्टिकल पे रख देगा ऐसे, दूसरा आ रहा होगा ऐसे, ये एसएचएम भी करेगा। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। बस तो फिर क्या दिक्कत है, कर लोगे ना बच्चों। ओके, हाँ। मान लो बच्चों एक और मान लो ऐसे पूछ ले, ये पेंडुलम है, मास एम का, ये बुलेट आ रही है मास एम की वी नोट वेलोसिटी से, और इसमें जाके एम्बेडेड हो जाती है। समझ में आया, जाके क्या हो जाती है, एम्बेडेड। आपसे पूछ लेगा बताओ मैक्सिमम हाइट कहां तक रीच करते हैं दोनों, वो भी निकाल सकते हो। अब की बार इसका मास क्या हो गया, 2m हो गया। समझ में आया ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और तो क्या। तो बच्चों आगे था अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम। ठीक है ना, हालांकि रॉकेट के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो रॉकेट के क्वेश्चन हम अभी नहीं लेंगे, जैसे कभी भी टाइम लगेगा या लगेगा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अभी जैसे कुछ एक सालों से देखोगे आप लोग, मतलब समझ लो 90s से पहले आते थे या 90s में आते थे, अभी रॉकेट के क्वेश्चन आते नहीं, तो इसलिए उसको हम लेते नहीं। भाई जनरली एक बेसिक आइडिया दे देते हैं, ताकि आपके पास अगर गलती से आ भी जाए क्वेश्चन तो आप सोल्व कर लो। तो गन बुलेट का सिस्टम है, मान लो ये गन है ना, समझ में आया, ये बुलेट है। आया नहीं आया, हाँ। मान लो बच्चों ये स्मॉल मास एम की बुलेट है, जो v1 वेलोसिटी से जा रही है। आपको पता है जब आप गन चलाते हो तो पीछे की साइड एक झटका लगता है। मान लो जो गन है वो कैपिटल मास एम की है, तो पीछे की साइड जाएगी, झटका लगता है या नहीं लगता, हाँ। तो इनिशियली गन कहां पे थी, रेस्ट पे थी जब बुलेट इसके अंदर थी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, नेट जीरो। तो फाइनल भी क्या आना चाहिए, जीरो, बिकॉज मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगता ही लगता है, पी इनिशियल इज टू पी फाइनल, हाँ कि ना। तो इनिशियल मोमेंटम हम जीरो लिख देंगे,
फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी? अब ये m है तो मैं इसको कैपिटल M लिख देता हूं, m2 भी लिख छोड़ो, कैपिटल M। तो मैं इसको लिखूंगा स्मॉल m1 v1 अपॉन कैपिटल M, नेगेटिव साइन। ये आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन। आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ गन निकाल लोगे। गन पीछे कितना झटका मारेगी तो किस वेलोसिटी से जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। अब आगे आ जाओ बच्चों। इनिशियली क्या था? सिस्टम रेस्ट पे था, तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था? m इंटू v1। इनिशियल क्या था? 0। इस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। फाइनल क्या था? m इंटू v1। चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन क्या लिखोगे? फाइनल क्या था मोमेंटम? m इंटू v2। इनिशियल क्या था? 0। समझ में आया? हाँ। अब ध्यान से देखना, आप भी जानते हो एफ एवरेज इज टू क्या होता है? एफ एवरेज डेल्टा टी इज टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, P1 प्लस P2 इज टू 0 आएगा ना, तो डेल P1 प्लस डेल P2 भी क्या आएगा? 0। ठीक है, तो एफ एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप सीधा लिख दोगे डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, अब आपको पता है डेल P बुलेट इज टू डेल P गन होगा, बट वो नेगेटिव में होगा। हम लिखेंगे P बुलेट इज टू नेगेटिव ऑफ P गन, तो डेल P बुलेट इज टू नेगेटिव ऑफ डेल P गन। तो आप लिखोगे, यहां पे फॉर्मूले में पुट करोगे तो एफ एवरेज ऑन बुलेट क्या इज टू एफ एवरेज ऑन गन। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। यहां पे एक बार बुलेट का लिख लेना चेंज इन मोमेंटम, और एक बार गन का लिख लेना, सोल्व करते रहना, ये आंसर आएगा। अरे डिफरेंशिएशन करोगे तो पी का क्या आएगा? डेल्टा पी। आगे चले, आगे लिखो, लिखो एक क्वेश्चन इसी पे। बुलेट ऑफ मास स्मॉल m, a bullet of mass small m, यहां हम लिखे ए बुलेट नहीं, बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स। तो आपको लिखना है बुलेट्स ऑफ मास स्मॉल m, bullets of mass small m each are fired with a velocity v, are fired with a velocity v, are fired with a velocity v। If the average force exerted by the gun, if the average force exerted by the gun is capital F, then find the number of bullet fired per second. Find the number of bullet fired per second.
बच्चों ध्यान से देखना, बुलेट है वो ऐसे जा रही है, स्मॉल मास एम है, वी वेलोसिटी से, ठीक है। ये गन है हमारे पास जिससे वो निकल के जा रही है। ठीक है ना, जिससे वो निकल के जा रही है। समझ में आया नहीं आया? हाँ सही बात है, बिल्कुल जा रही है भाई। तो आप ध्यान से देखना, मान लो n नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड, या हम बोलेंगे t टाइम में टोटल नंबर ऑफ फायर हुई है n, कैपिटल N। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड, ठीक है ना। दूसरी बात, जो बुलेट को मोमेंटम ट्रांसफर होगा वही मोमेंटम गन को लगेगा, तो उतना ही एवरेज फोर्स गन पे आएगा, हाँ कि ना। तो ये तो हमने लिख दिया, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड। मैं लिखूंगा अब मास ऑफ वन बुलेट इज m और टोटल नंबर ऑफ बुलेट इज n, फायर्ड इन टाइम t, तो मैं लिखूंगा टोटल मास फायर्ड पर सेकेंड या टोटल मास ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। टोटल मास ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। समझ में आया? आया नहीं आया? बिल्कुल, अच्छी बात है। टोटल मास ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसको अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लिखोगे टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। या हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अरे ये भी तो लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन बुलेट इज बेसिकली mv and number of bullet is basically n by t into mv per unit time, n number of bullet, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड एफ एवरेज, तो आप क्या लिखोगे? एफ एवरेज इक्वल्स टू डेल पी बाई टी, तो n m v बाई टी। अब आप जानते हो एफ एवरेज की वैल्यू है एफ, n बाई टी की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, और ये mv। समझ में आ गया? नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड कितना आएगा? एफ बाई mv। आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, ये कोई बड़ा नहीं था, टाइम पास क्वेश्चन था, ये नीट के लिए समझ लो। हाँ लिखो एक दूसरा क्वेश्चन, ए मशीन गन, ए मशीन गन फायर बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम, फायर बुलेट्स ऑफ मास 40 ग्राम, each with a speed, each with a speed 1000 मीटर पर सेकेंड, so that
एवरेज फोर्स so that average force exerted by gun is 400 Newton. So that average force exerted by gun is 400 Newton. ठीक है ना? हाँ. Find the number of bullets. The number of bullets fired per second. जल्दी बताओ. आप जानते हो नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड क्या होता है? n/t. दैट इज इक्वल टू f एवरेज बाय क्या होता है? mv. अब आप f एवरेज भी जानते हो, m भी जानते हो, v भी जानते हो. आंसर आ जाएगा, कर लोगे? अरे आप इंटेलिजेंट हो. अरे मेरे को पता है आप इंटेलिजेंट हो यार. आगे चलें, आ जाओ. तो दूसरे कलर में थोड़ी स्टाइल मार के लास्ट क्वेश्चन है. A rocket is ejecting gas at the rate of 40 kg per second. A rocket is ejecting gas at the rate of 40 kg per second and with a velocity of 50 meter per second. ठीक है. इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, जहां पे ग्रेविटी नहीं लग रही, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ऊपर जाने के बाद में फाइंड फोर्स ऑन द रॉकेट. फाइंड फोर्स ऑन द रॉकेट. जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ. रॉकेट वैसा वैसे जा रहा है, ये गैस एक्सर्ट कर रहा है 40 kg पर सेकेंड. तो इतने से इसका मास रिड्यूस हो रहा है ना पर यूनिट टाइम, और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड. एफ निकालना है. आप जानते हो एफ क्या होता है? dp/dt. m इंटू वी का डिफरेंशिएशन. मैंने इससे पहले आपको शायद बताया भी होगा कि मास कई बार वेरिएबल होता है, पर अब तक मास हम कांस्टेंट ले रहे हैं. अभी यहां पे देखो मास वेरिएबल है. मास किस रेट से चेंज हो रहा है इस रॉकेट का? 40 kg पर सेकेंड. तो हम लिखेंगे dm/dt. क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस, वेलोसिटी को बाहर रख लो. तो 40 इंटू 50 दैट इज 200 न्यूटन. समझ में आ गया बच्चों? आ गया क्या? आ गया ना? ये लास्ट क्वेश्चन था आज का. पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. कल बच्चों
डिस्कशन तो लेंगे ही लेंगे कल, पर एक बात और सुननी है मेरे को तुमसे, एक बात करनी थी। कल मॉर्निंग में कितने बजे तुम्हारा फ्री शेड्यूल है, एक बार बताओगे? क्योंकि कल सर ने क्लास लगा दी, तो वरना फिर 3:30 बजे 3 बजे के करीब दोपहर में क्लास ले सकता हूं मैं तुम्हारी, आफ्टरनून में 3 बजे ले सकता हूं क्या? बच्चों आफ्टरनून में 3 बजे ले सकता हूं? नहीं सर। अरे भाई पेपर है। शेड्यूल फ्री देखता हूं मैं तुम्हारा कब से कब तक। 9:45 से 11 घायल सर का, 11:15 से 12। पूरा दिन पैक के। पूरा दिन पैक है कल सर 9 बजे। हाँ रात को, ये फिर तो ये 8 से पहले का सोच रहा हूं मैं, 8 बजे तो लेना ही है, 8:30 बजे से पहले। 9 बजे लोन सर। क्या? 9 बजे कोई क्लास नहीं सर। सुबह हाँ सर। 9 से 9:45। अरे तुम्हारे सीनियर का है ना कल का पेपर है यार, तो उन्होंने सुबह 9 बजे क्लास लगवा दी और सागर जी ने लगा दी, दिक्कत ये हो गई। ठीक है, तो मॉर्निंग में तो शेड्यूल अभी सेट नहीं हो पाएगा, 8 से 9 वैसे तुम्हारी क्लास है। सर तो 12:30 के बाद ही टाइम है, पहले है इसमें। फिर 12:30 के बाद टाइम है यार, फिर मेरे को वैक्सीन लगवाने जाना है कल तो 10 बजे के बाद, पर देख लेता हूँ एक बार, वो शायद कैंसिल भी हो गया था, अप्लाई किया था उसका। तो रीशेड्यूल कर दो न सर। रीशेड्यूल कर दें? भाई मिल नहीं रही वैक्सीन, तो क्या रीशेड्यूल कर दो? दूसरा स्लॉट बुक होगा नहीं का था। हरियाणा में 15 मिनट के लिए शेड्यूल वो होता है ना, स्लॉट, वो ओपन होता है बुकिंग का, और वो 15 मिनट के अंदर बंद हो जाता है। और उसमें भी लोगों की कैंसिल हो जाती। अर्ली 6:30 भाई, कुछ पढ़ाना है, पढ़ाना है, उड़ाना है, उड़ाना है, उड़ाना है। चलो कोई नहीं, तो कल तुम्हारा पैक भी है तो इवनिंग में ही ले लेते हैं। कल तुम्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। कौन सा? रोटेशन। ठीक है ना? और रुको रुको, हाँ कर सर। रुक जाओ, थोड़ा शेड्यूल बनता है। 12:30 बजे के बाद 1 घंटा टेस्ट तुम्हारा कितने बजे है? अच्छा, एक से 1:30 बजे तक। भाई साहब रे, तुम्हारा तो बुरा हाल है भाई। केमिस्ट्री का पेपर है 1 से 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। ये 6:50 तक सर ने क्लास रख दी, 7 बजे उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 1 से 3 पेपर है। अरे भाई मशीन बना रखा है बच्चों का तो। नहीं यार, मेरे को तो शेड्यूल चाहिए था ना। ओए चलो कोई नहीं, इवनिंग में ही करते हैं फिर, 8:30। ठीक है, ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म हो गया है। अब डिस्कशन लूंगा लेक्चर के बाद में आधा घंटा। पूरा मसाला हो जाता है स्टडी है। अर्ली मॉर्निंग अजिंक्य भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे से, नहीं तो मैं तो ले लूं यार, अभी कुछ दिनों के लिए मेरे को रिलैक्स दे दो बस। 1 जून तक का ही तो बोला है, 1 जून के बाद अर्ली मॉर्निंग बोलोगे तो अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, है ना? अरे पागल, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी।